हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र चैप्टर को पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के पहला अध्याय है। तो उसी क्रम में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो पहले वैद्युत फ्लक्स जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र जहां कहीं भी आप देखते होंगे कि कहीं अगर आवेश चार्ज है, कहीं अगर आपके पास चार्ज उपस्थित है, तो चार्ज के सराउंडिंग, चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा एरिया क्रिएट होता है, एक ऐसा एरिया होता है सराउंडिंग में कि इसके भीतर किसी अन्य आवेश को हम अगर लाते हैं तो वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का अनुभव करता है, अर्थात उस एरिया को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आज हम लोग जो कह रहे हैं ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये वैद्युत क्षेत्र का ही गुण है। क्या है, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है। अर्थात कहने का मतलब आप लोग ये भी जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ऐसे पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, वैद्युत क्षेत्र को पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। और वैद्युत क्षेत्र इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं। अर्थात कहने का मतलब जो वैद्युत क्षेत्र का हम जिक्र कर रहे हैं वो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं वो बाहर की तरफ जाती हैं या अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो जिस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास होंगी, वैद्युत बल रेखाओं के बीच दूरी बहुत कम होगा तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और जिस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं बहुत दूर दूर होंगी तो वो क्या होगा, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक ना। तो कहने का मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स पढ़ने से पहले हम लोगों को ये देखना है कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र आवेश के चारों तरफ का हुआ क्षेत्र जिसके भीतर अन्य किसी आवेश को इंट्रोड्यूस कराने पर उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उस एरिया को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र को निरूपित कैसे करें कि वैद्युत क्षेत्र को हम पैरेलल लाइन से निरूपित करते हैं। पैरेलल लाइन चाहे वो बाहर की तरफ हो चाहे अंदर की तरफ आती हुई होती हैं तो वो वैद्युत क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद ये देखा गया कि अगर वैद्युत बल रेखाएं, ये जो पैरेलल लाइन है उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अगर वैद्युत बल रेखाएं जो हैं अगर उनके बीच दूरी वो पास पास है तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा, और अगर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं आपस में, उनके बीच दूरी ज्यादा है, गैप है, तो वो दुर्बल वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो फिर आता है अपना मेन टॉपिक, क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स हमने बताया कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का ही एक गुण है। अर्थात अब उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि सामान्यतः कहते हैं वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, एक एरिया, कोई एक काल्पनिक एरिया ले लो या कोई एक एरिया ऐसे ले लो। अगर आपके पास कोई एरिया है तो इस एरिया से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, मान लीजिए इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो इन्हीं को क्या कहेंगे, इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के माप को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब कोई एक एरिया ले लेंगे हम, तो उस एरिया में, उस एरिया से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी उनके माप को, तो हम मान लेते हैं कोई एक एरिया ऐसे है, तो इससे होकर गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी उन्हीं के माप को, उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं, उन्हीं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अब इस एरिया में कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं ये काउंट करना कठिन है। तो
तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करें, कितने वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। अगर वैद्युत फ्लक्स ये कहता है कि किसी भी एरिया से, किसी भी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले बल, वैद्युत बल रेखाओं के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, तो इसकी काउंट करना तो कठिन हो गया ना, हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा कोई एरिया ले लेंगे, एक छोटा सा, इस एरिया में एक बहुत छोटा एरिया ले लेंगे और जिसका क्षेत्रफल हम लिखेंगे dA। वो क्षेत्र जो होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, dA। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस क्षेत्र से होकर जितनी बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उनको पहले काउंट कर लेंगे। उसके बाद काउंट करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से पूरे एरिया को, इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेट मतलब होता है ऐड होना, जोड़ना। अगर जैसे मान लीजिए सपोज आपको कहीं भी दे दिया जाए कोई एक बड़ा क्षेत्र हो और उस क्षेत्र में जैसे अगर हम कहते हैं कि आप 50 किलोमीटर गए हो किसी रोड पर, मान लीजिए कहीं आप जा रहे हो और किसी रोड से जा रहे हो तो सराउंडिंग्स में कितने जो है वृक्ष के पेड़ हैं और उनको आपको काउंट करना है। तो अगर आप 50 किलोमीटर पे काउंट करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा समय लगे और कठिन भी है। इसलिए क्या करेंगे, हम 50 किलोमीटर में से कुछ किलोमीटर ले लेंगे। मान लीजिए 2 किलोमीटर ले लिया गया, तो 2 किलोमीटर में जितने जो है आपके वो वृक्ष मिले हैं उसी के रेशियो से हम मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर में कितने वृक्ष होंगे। इसी प्रकार हम छोटे से एरिया, जो ये आपका एरिया है उससे, इसमें से छोटा सा एरिया ले लिया गया जिसका क्षेत्रफल dA है, इससे इनमें से होकर गुजरने वाले पहले हम वैद्युत बल रेखाओं को ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद इंटीग्रेट करके पूरे सरफेस का, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक ना। तो सर्वप्रथम पहले देखेंगे कि ये छोटा सा एरिया है और इससे गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ज्ञात करेंगे, बल रेखाओं का माप ज्ञात करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल ये क्या है, dA। अब ये वैद्युत क्षेत्र E, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लीजिए E है और इस क्षेत्र का जो है दिशा dA। ये अब इस क्षेत्र से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग ज्ञात करेंगे और वैद्युत फ्लक्स, ये बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई E से। वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई E से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब फाई E हमें ज्ञात करना है, तो पहले छोटे से पार्ट का हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। अब ये देखना है कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है तो अदिश राशि के लिए क्या होता है, जानते हो, जब कोई भी क्वांटिटी सदिश होती है तो अगर उनका हमें गुणा करना होता है तो वहां हम वेक्टर प्रोडक्ट लगाते हैं और अगर स्केलर है तो वहां डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई E बराबर हो जाएगा E डॉट dA। ये आपका इस छोटे से पार्ट से वैद्युत फ्लक्स निकल गया। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो इस छोटे से पार्ट से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो हम ज्ञात कर लिए, कितना निकला, E डॉट dA। और इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। लेकिन हमें इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं का माप ज्ञात करना है। अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल A हो तो पूरे पृष्ठ के लिए अभी हम बताए हैं कि इसका हम लोग कैसे काउंट करेंगे। इसको काउंट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट A माने टोटल सरफेस का आ जाएगा, इंटीग्रेशन A मतलब सरफेस टोटल एरिया इसका अगर A है तो उसका हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक ना। और फिर क्या हो जाएगा, E डॉट dA। ये आपका निकल गया फाई। ये पूरे सरफेस का आ गया। क्या आ गया, पूरे सरफेस का। तो आज आप लोग जान लीजिए कि कहीं भी बड़े पैमाने पे अगर कुछ ज्ञात करनी होती है तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन पे निकालते हैं। ठीक ना। लेकिन पहले छोटे से एरिया का हम लोग ज्ञात कर लिए। फाई क्या निकला, फाई निकला E डॉट dA और पूरे एरिया का इंटीग्रेट करके E डॉट dA होगा। ये डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया, स्केलर प्रोडक्ट क्यों लिया रहा है, क्योंकि
वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, एक माप की बात हो रही है और माप में दिशा नहीं होता है। तो क्या होता है, जैसे 5, 10 ये तुम्हारे क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला गया। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यही देखना है कि फाई ई पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। वैद्युत फ्लक्स तुम्हारा क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव जब वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ होती है। क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ होंगी जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत हों, बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत हों। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ आ गया नहीं आएगा? और जब ये अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत हो तो ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव, अंदर की तरफ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कितना इजी हो गया। आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र का ही गुण है, अर्थात किसी भी एरिया से, किसी भी पृष्ठ से, किसी भी समतल पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं के माप को, उसकी संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और फाई ई पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। और ये फाई ई जो है वो हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसको ज्ञात करने के लिए कोई भी अगर हम पृष्ठ लेंगे तो उस पृष्ठ से हमें पहले छोटे से एरिया से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ज्ञात करेंगे। तत्पश्चात उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करके पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं को हम लोग ज्ञात कर लेंगे और वही हमारा फाई ई हो जाएगा। तो ये तो हो गया समतल पृष्ठ। अगर कोई बंद पृष्ठ है, क्लोज पृष्ठ है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी यही होगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा, सर्कुलर इंटीग्रेशन हो जाएगा। फाई ई इक्वल टू हो जाएगा सर्कुलर इंटीग्रेशन ए इक्वल टू ई डॉट डी ए। क्या हो गया, ई डॉट डी ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सर्कुलर इंटीग्रेशन ई डॉट डी, ये फाई ई निकल जाएगा। अगर कोई क्लोज, जैसे कोई क्लोज सरफेस हो, उसमें से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को माप करना है, ज्ञात करना है। प्लेन नहीं है, ओपन नहीं है, तो हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन लगाएंगे। ये फार्मूला पढ़ चुके हो, ये जानी गए कि अगर कोई समतल है, समतल पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई ई बराबर होगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी ए। अब अगर हम मान लेते हैं कि ई और डी ए जो हमारा क्षेत्र लिया गया था, ये वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र और जो समतल पृष्ठ लिया गया है, समतल पृष्ठ, ये वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई हो गया। समतल पृष्ठ का जो छोटा सा पार्ट लिया गया था डीए, क्षेत्रफल वेक्टर जो लिया गया था वो, और वैद्युत क्षेत्र ई के बीच अगर कोण थीटा हो, वैद्युत क्षेत्र अर्थात ई और डीए के बीच बना कोण, एंगल, अगर वो थीटा हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए का मान क्या होगा, आप लोग जानते हो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा, यही तो फार्मूला होता है। तो अगर इनके ए और दो देखिए, दो वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, इनके बीच कोण थीटा है, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। अगर इनके बीच कोण थीटा है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी बराबर होगा ए बी cos थीटा। ये तो होता है। ए क्या है, ए क्या है, ए का परिमाण है। बी क्या है, ये बी क्या है, इस वेक्टर बी का परिमाण है और उनके बीच कोण कितना है, थीटा, तो ए बी cos थीटा। ऐसे ये क्या हो जाएगा, जब
ई और डीए के बीच कोण थीटा है, तो इसका मान हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डीए cos थीटा। यही तो होगा, क्योंकि अब देखिए जैसे ए डॉट बी बराबर आप लोग लिख रहे हो ए बी cos थीटा, यही लिख रहे हो ना, तो इसे ई डॉट डीए का मान हो जाएगा ई डीए cos थीटा, ये लिख दिया गया। अब उसके बाद क्या होगा, आप जानते हो इंटीग्रेशन से बाहर जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाता है, तो ई तो आपका फिक्स है, ये कांस्टेंट टर्म वैद्युत क्षेत्र तो फिक्स रहेगा, बार बार बदलेगा नहीं, तो ये वैद्युत क्षेत्र बाहर हो गया और ये cos थीटा बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ए डीए हो गया। ठीक, अब क्या होगा, डीए का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो कैसे होता है, यहाँ अगर कुछ नहीं तो एक मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई cos थीटा इंटू ए, अर्थात आ गया ई ए cos थीटा, ये आपका फाई ई निकल गया। ठीक ना, तो वैद्युत फ्लक्स आपका निकल गया कि अगर किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई एक क्षेत्र ले लिया जाए, उससे उस क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं के माप को या मान को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, तो उसकी गणना हम लोग कर लिए। फाई ई बराबर ई डॉट डीए, फिर ई डॉट डीए का मान होता है ए बी cos थीटा, तो ई डीए cos थीटा हो गया, ई और cos हमारे कांस्टेंट टर्म में बाहर हो गए, केवल डीए बचा, तो डी के सामने एक लिख सकते हैं और एक का इंटीग्रेशन ए के सापेक्ष जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ए ही आएगा, तो अर्थात हमारा ई ए cos थीटा हो गया, ये आपका फाई ई आ गया। ठीक, अब इसके कुछ विशेष कंडीशन थोड़ा सा और देख लेते हैं। कुछ जैसे मान लीजिए अगर ये थीटा का मान बदलते जाएं, थीटा का मान अगर जो हमारा पृष्ठ है और वैद्युत क्षेत्र के बीच थीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, अब देखिए कंडीशन व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हमारा जो वैद्युत क्षेत्र ये है ई है और ये जो क्षेत्र लिया गया है, क्षेत्रफल लिया गया है, छोटा सा अमाउंट दिया गया है, उनके बीच कोण 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, तो अब हमारा फाई ई बराबर क्या होगा, फाई ई बराबर ई ए cos 90 डिग्री, और cos 90 बराबर जानते हो क्या होता है, cos 90 का मान कितना होता है, 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक, कहने का मतलब जब थीटा 90 कब होगा, जब हमारा वैद्युत क्षेत्र जो समतल पृष्ठ लेंगे वो समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा, अर्थात पृष्ठ जो होगा समतल पृष्ठ वो समांतर होगा कैपिटल ई के, तब हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, जब हमारा पृष्ठ जो समतल पृष्ठ लिए हैं, जिस समतल पृष्ठ से हम वैद्युत बल रेखाओं की गणना कर रहे हैं या वैद्युत बल रेखाएं उससे गुजर रही हैं, उनके माप को हम ज्ञात कर रहे हैं, अगर वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएंगी पृष्ठ, तो हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और जब हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख लेंगे, अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर हम समतल पृष्ठ को रखेंगे तो लंबवत रखेंगे तो हमारा थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 अंश हो जाएगा, अर्थात जब पृष्ठ हमारा जो पृष्ठ है वो परपेंडिकुलर हो जाए वैद्युत क्षेत्र से, तो ये हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, अर्थात फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए cos 0, और cos 0 का मान तुम लोग जानते हो क्या होता है, 1 होता है, अर्थात ई ए मल्टीप्लाई बाई 1 अर्थात ई ए हो जाएगा। ये आपका फाई ई आ गया। तो ना तो दो कंडीशन बने कि जब हमारा जिस समतल पृष्ठ की बात हम लोग कर रहे हैं
वो समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। तो जब लंबवत होगा तो हमारा थीटा क्या बन जाएगा, तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल डीए लिया गया है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र और डीए, ये जो छोटा सा क्षेत्र लिए थे, गणना कर रहे थे, अगर दोनों लंबवत हो जाएंगे, पृष्ठ जो पृष्ठ ले रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र अगर दोनों लंबवत हो जाएंगे तो उनके बीच कोण क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। 0 कैसे होगा, जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो ओवरलैप कर जाएंगी, उनके बीच कोण 0 हो जाएगा। और अगर पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र समांतर, अगर हम वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ को समांतर रख देंगे तो उनके बीच कोण थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात तब हमें वैल्यू मिलेगी फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वहां वैद्युत हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा, अर्थात कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं उससे गुजरेंगी। और जब हमारा ये 90 उसके परपेंडिकुलर रख देंगे तो हमारा वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स का मान ये आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दो कंडीशन आपके सामने है, एक पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखेंगे, एक बार पृष्ठ को लंबवत रखेंगे। जब लंबवत रखेंगे तो थीटा 0 हो जाएगा और जब समांतर रखेंगे तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों पे हम लोग वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिए, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक और बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ही पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एग्जाम की दृष्टि से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे निकालते हैं, पहले मात्रक हम लोग निकालेंगे तो उसके बाद बीमा निकालेंगे। हम निकाले वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए, यही होता है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। आप लोग जानते हो कि एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई, या E इक्वल टू आप ज्ञात कर सकते हो F अपान Q, ठीक। तो ये E का मान हो गया आपका F अपान Q, बहुत इजी हो गया। और A क्या है, आप क्षेत्रफल क्या है, एरिया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये A फॉर एरिया है, एरिया। अब बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन अपान ये क्या है, चार्ज। क्यों क्या होता है, चार्ज। और चार्ज का आप लोग जानते हो कूलाम होता है, COU, कूलाम हो गया। फिर उसके बाद एरिया का आप लोग जानते हो क्या होता है, मीटर, मीटर स्क्वायर होता है। देखिए आपके सामने मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कहने का मतलब फाई का हमें मात्रक मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक। लेकिन ये तो एक आपका यूनिट आ गया। अब बीमा ज्ञात करने के लिए हमें इस यूनिट, इस मात्रा को और तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो न्यूटन शॉर्ट फॉर्म है, इसका तो हम लोग बीमा निकाल नहीं सकते हैं, कूलाम भी नहीं निकाल सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि बल, जो ये न्यूटन है, बल का मात्रक है, ये फोर्स यम होता है। और बीमा लिखते समय यम को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एम से। और एक्सीलरेशन त्वरण है, त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को यल लिखेंगे, प्रति सेकंड स्क्वायर को टी स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यम यल टी पर -2। ये तो आपका बल का बीमा हो गया। तो यहाँ न्यूटन की जगह हम बीमा निकला हमारा यम यल टी -2, इसकी बीमा हो गई। मीटर स्क्वायर है अर्थात यल स्क्वायर हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक बटे। अब क्या है, कूलाम। आप जानते हो कूलाम तो वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, तो इसका बीमा निकल नहीं पाएगा। लेकिन तभी हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, I इंटू टी। I का बीमा होता है A और T का कैपिटल T होता है, तो KT होगा, तो इसका A T हो गया, ठीक। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, M और कहीं नहीं है तो M ही रहेगा। L यहाँ देखिए पावर 1 है और 2 ये 2 पावर हो गया, तो 2 में जुड़ जाएगा तो L क्यूब हो गया। T पर देखिए -2 है, एक T A ऊपर जाएगा तो -1 और जुड़ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा एम्पियर का तो -1 हो गया। तो यह L क्यूब T पर -3 A पर -1, ये आपका बीमा हो गया। तो यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम फार्मूला लिखें, फार्मूला के बाद हम देखिए वैद्युत क्षेत्र है,
F by Q होता है तो न्यूटन प्रति कूलाम, Q का कूलाम होता है, F का न्यूटन होता है, A एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। और इसका बीमा निकालिए, बीमा निकालने के लिए न्यूटन को फोर्स कहते हैं, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है और फोर्स का फार्मूला होता है ma होता है, m का कैपिटल M हो गया, a मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का L by t स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर को L लिखेंगे, t स्क्वायर हो गया, तो m L t - 2 हो गया। यहाँ न्यूटन का मान रख दिया गया और फिर मीटर स्क्वायर L स्क्वायर कर दिया, कूलाम 80 हो गया, ऊपर ले जाया गया और यह मेरे क्यूब t - q t पर -3 a पर -1 हो गया। ठीक ना? तो अब आशा करते हैं कि आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में कोई डाउट नहीं होगा और सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी कुछ ना आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और अच्छे से जो है इसको नोट अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक अगले